नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेकंड यूनिट हिंदी लिटरेचर बीए फाइनल ईयर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं या फिर प्रारूपण किसे कहते हैं, एक अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं बताइए, संक्षेपण से आशय क्या है एवं संक्षेपण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी तरह पल्लवन से क्या आशय है और पल्लवन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं और हमारा जो सोर्स है वह है 20 प्रश्न सीरीज़, जो एक इम्पॉर्टेंट गाइड होती है। दोस्तों, अगर आप बी फाइनल ईयर के छात्र हैं और आपका हिंदी साहित्य है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूं। और आइए शुरुआत में हम देखते हैं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता है। सिलेबस में देखिए आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन। मैं इनके अर्थ को आपको समझाऊंगा और अगर आपके पास 20 नहीं होंगी तो आपको कुछ चीज़ें दिखा दूंगा जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है सेकंड यूनिट का कि कार्यालयीन पत्र अथवा कार्यालयीन पत्राचार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कार्यालयीन पत्र आखिर कहते किसे हैं? दोस्तों, कार्यालयीन पत्र मतलब जो सरकारी अधिकारियों को लिखे गए पत्र कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। ऑफिशियल लेटर, सरकारी कार्यालय से या फिर किसी निजी कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार के पत्र कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम कार्यालयीन पत्र के प्रकार देखते हैं तो यहाँ पहला प्रकार आता है कार्यालयीन पत्र या फिर सरकारी पत्र, इसे ऑफिस लेटर भी कहते हैं। दूसरा जो आता है वह है कार्यालयीन ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। तीसरा आता है ज्ञापन, मेमोरेंडम। चौथा कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। पांचवा परिपत्र, सर्कुलर। छठवां अर्ध सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर। इसी तरह आप इनके अन्य प्रकारों को भी पढ़ सकते हैं। ये कार्यालयीन लेटर है और कार्यालयीन लेटर जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिसे आप भेजना चाह रहे हैं उनका एड्रेस आपको राइट साइड में लिखना पड़ता है और लेफ़्ट साइड में आपको बेशक उनका नाम और फिर विषय, सेवा में, इस तरह की बातें आपको लिखनी पड़ती है। फिर एक बार और राइट साइड में आपको विषय के जस्ट ऊपर डेट डालनी होती है और फिर महोदय करके आपको विषय से संबंधित बातें लिखनी होती है और सबसे नीचे आपको भवदीय करके अपना नाम और अपनी जानकारियाँ लिखनी होती है। इस तरह से होता है कार्यालयीन पत्र। इसी तरह से ही व्यावसायिक पत्र भी लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र थोड़ा अलग होता है, आप व्यावसायिक पत्र के बारे में यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, यह हो गया कार्यालयीन अथवा व्यावसायिक पत्र। जो व्यवसाय से संबंधित पत्र होते हैं वह व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है संक्षेपण। संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण किसी भी एक बड़े लेख का एक सारांश स्वरूप होता है। संक्षेपण, जैसे कि इसका नाम ही है संक्षेपण, यानी कि संक्षेप में लिखना, संक्षिप्त करना संक्षेपण कहलाता है। जैसे आप किसी भी प्रश्न को देखते हैं कि इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जैसे ये पैराग्राफ को पढ़कर अगर आप इसके विषय में 2 लाइनें लिखते हैं और इसकी बातों को स्पष्ट करते हैं तो वह संक्षेपण कहलाएगा। इस तरह किसी भी बड़ी रचना को संक्षेप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, घटना को संक्षेप में प्रकट करना अथवा विस्तार स्वरूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यह क्या हुआ, संक्षेपण मतलब संक्षिप्त में वर्णन करना संक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर आप इनकी परिभाषा देख सकते हैं। जेबीसी वर्नार्ड ने लिखा है, संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। इस परिभाषा के आधारभूत तथ्यों और सुनियोजित तथ्य विशेष रूप से ध्यातत्व है, अर्थात संक्षेपण किसी विशाल लेख, ग्रंथ अथवा भाषण का लघु संस्करण है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। संक्षेपण किसी विशाल लेख, ग्रंथ अथवा भाषण का लघु संस्करण है।
इस तरह मैं केवल आपको अर्थ बस समझा रहा हूँ ताकि आपको इनके अर्थ समझ में आ जाए। वाकई हिंदी का पेपर है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद से समझकर ही लिखनी होगी। दूसरी बात है, हम संक्षेपण की विशेषताओं का बात करें तो संक्षेपण किस तरह के होने चाहिए। जब आप किसी भी बड़ी रचना को छोटे रूप में लिख रहे हैं, उसका सारा अंश लिख रहे हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, संतुलित आकार आपको छोटे रूप में लिखना है। अगर आप बड़े रूप में लिखेंगे तो वह संक्षेपण नहीं कहलाएगा। दूसरा, परिपूर्णता, यानी आप जिससे संबंधित संक्षेपण बना रहे हैं उसकी सारी बातें, उसके सभी भावों को संक्षेपण में आना अनिवार्य है। तीसरा, विचारों की स्पष्टता, विचार स्पष्ट होने चाहिए। चौथा, भाषा परिवर्तन, यानी ज्यों का त्यों आप चिपका नहीं सकते, आपको अपनी भाषा में एक दूसरी भाषा में संक्षेपण को लिखना होगा। पांचवा, सुबोधता। छठवां, सुबद्धता। और सातवां, क्रमबद्ध होना चाहिए, भाव क्रमबद्ध होना चाहिए। इस तरह संक्षेपण की यह विशेषताएं हो गई और यह महत्वपूर्ण है, आप इन्हें देख सकते हैं। इसी तरह हम एक अगले प्रश्न पर जाते हैं तो यहाँ पर आता है पल्लवन। पल्लवन बिल्कुल संक्षेपण के अपोजिट होता है। जहाँ पर संक्षेपण में आप चीज़ों को संक्षिप्त करते हैं, वहीं पल्लवन में आप संक्षिप्त चीज़ों को बढ़ाकर लिखते हैं और यह पल्लवन कहलाता है। एक प्रकार से किसी चीज़ की व्याख्या करना। जैसे मैं आपको 4 लाइनें दूँ। करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान दृष्टि आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका पल्लवन कीजिए, विस्तार कीजिए तो आपको इसी 4 लाइनों को 8 लाइन में बढ़ाकर इसके भाव अर्थ सहित लिखना होगा। यह पल्लवन कहलाता है। अब यहाँ पर पल्लवन करते समय कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, आप इन नियमों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। लोकोक्ति, मुहावरों को भली भांति समझकर बार बार पढ़कर आपको उन्हें देखना है और उन्हें लिखना है। यह जो पहला बिंदु है हमारे क्वेश्चन पेपर पर भी बैठता है। कई बार हम क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ते नहीं हैं, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि सीधे ही लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है एग्ज़ाम में तो आप पहले 5 मिनट 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, जिससे आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अभी हमारा हिस्ट्री का पेपर हुआ था, तो हिस्ट्री के पेपर में पहला ऑब्जेक्टिव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसमें विकल्प भी थे। जबकि 2 नंबर का 6वां प्रश्न था कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण बताइए। अब किसी ने पेपर ढंग से पढ़ा नहीं, जिन्होंने पढ़ा था वह समझ गए कि पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर तो 6वां प्रश्न में छिपा हुआ है, यानी 1885। उसके बाद भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था। वजह थी उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। इस तरह से किसी भी चीज़ को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उससे संबंधित बातें याद आएंगी, और अगर आपको मालूम भी नहीं है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। आप इसकी और विशेषताओं को यहाँ पर देख सकते हैं। पल्लवन जो होते हैं वह अन्य पुरुष में ही होते हैं, और पल्लवन में आप आलोचना नहीं कर सकते, यहाँ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको उसके सभी भावों को, सभी रूपों को दर्शाना होता है। कम से कम शब्दों में उसे पल्लवन कहते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं केवल आपको अर्थ समझा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रारूपण का अर्थ होता है किसी चीज़ का रूपण करना या मसौदा तैयार करना। जब आप कहीं पर जाने की प्लानिंग करते हैं, जब आप जो प्लानिंग करते हैं उसे ही प्रारूपण कहते हैं, यानी आप एक मसौदा तैयार करते हैं, आप एक रणनीति बनाते हैं, उसे ही हिंदी में प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण का हिंदी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और इसी तरह प्रारूपण करने वाला, जो मसौदा तैयार करने वाला व्यक्ति होता है उसे प्रारूपक कहते हैं। इस तरह से यहाँ हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाते हैं। एक अच्छे प्रारूप की विशेषता बताइए, एक अच्छा प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो आप मन से भी लिख सकते हैं। स्वाभाविक व शुद्ध होना चाहिए, उसमें सभी बातों का समान रूप से विवरण होना चाहिए, वह पूर्ण होना चाहिए, उसमें औपचारिक रूप से तथ्यों का समावेश होना चाहिए, वह संक्षिप्त होना चाहिए, और उसमें अनुशासन का पालन होना चाहिए और सभी नियमों का पालन होना चाहिए। इस तरह आप मन से भी कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं, बस आपको उनका अर्थ समझना ज़रूरी होता है। वहीं एक प्रश्न आता है टिप्पण का अर्थ समझाते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर टिप्पण क्या होता है यह आपके लिए ज़रूरी है जानना। टिप्पण का अर्थ होता है टोकना,
यहाँ पर किसी की चुगली करना या फिर किसी को व्यंग मारना या टोंट मारना अलग बात है। टिप्पण का अर्थ होता है टोकना। जब आप किसी काम को करते हैं और कोई आपको कहता है कि इसे ऐसा नहीं ऐसा करो, वह होता है टिप्पण। और जब टोकना, और जब आप इसे पत्रों के माध्यम से किसी को कहते हैं तो वह टिप्पण बन जाता है। और यह भी कार्यालयों द्वारा बड़े अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों पर टिप्पण करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप इस काम को इस तरह से करें। आप यहाँ पर टिप्पण के उद्देश्य देख सकते हैं और इन्हें एक एक बार पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से हमारी होती है दूसरी यूनिट ख़त्म, और फिर मिलेंगे हम हमारे तीसरी यूनिट वाले वीडियो में। आपका वहाँ पर मैं इंतज़ार करूँगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना कि नया इतिहास रचने वाला है। नीरज चोपड़ा के कहे ये शब्द शायद आपको प्रभावित करे। आपको परीक्षाओं के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। यह पहला प्रश्न पत्र है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं जूम कर और पढ़कर सुना देता हूँ। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से संबंधित छात्र हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ। यह सिलेबस मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होगा, और अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के भी हैं तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आप इसे देख लीजिएगा। और एक और दिखा देता हूँ, ये इसका दूसरा रहा फ़ोटो, ये रहा सिलेबस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मोटिवेशन को याद रखिएगा। जीवन में ज़रूरी नहीं कि मार्क्स कितने आए थे, जीवन में ज़रूरी है कि आपने सीखा क्या था।